बेटी को पढ़ाना इसलिए जरूरी नहीं कि वो नौकरी करे, बल्कि इसलिए जरूरी है ताकि शादी के बाद अगर हालात बिगड़े तो वो मजबूर ना बने, बल्कि अपने फैसले खुद ले सके। नमस्कार। प्रेरक शिक्षाप्रद कहानियों की श्रृंखला में आज कथा साहित्य में सुनिए हिंदी की सशक्त कथाकार नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी कहानी मेरे साथ तुम हो। नीरजा हेमेंद्र जी ने एमए हिंदी साहित्य तथा बीएड में उपाधि प्राप्त की है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पठन पाठन, लेखन, अभिनय, रंगमंच, पेंटिंग आदि गतिविधियों में इनकी बहुत रुचि है। तो आइए आज आनंद लीजिए आपकी लिखी कहानी का। बहुत अच्छा व बड़ा परिवार है। एक देवर, दो नंदे, साथ ही सास ससुर हैं। मम्मी बुआ को बता रही थी। अवसर मेरा विवाह तय होने से संबंधित था। अभी लड़के वाले मुझे देखकर गए हैं, साथ ही अपने परिवार का परिचय और मेरे परिवार के बारे में जानकारी लेकर गए हैं। लड़के वालों के आने की जानकारी पाकर सब कुछ संभालने के लिए मम्मी ने दूसरे मोहल्ले में ब्याही गई बुआ को बुला लिया। बुआ समीप रहती हैं, तो किसी ऐसी समस्या या अवसर के आने पर तुरंत फोन करके उन्हें बुला लिया जाता है और वो खुशी खुशी आ भी जाते हैं। कदाचित पीहर से मोह लड़कियों में आजीवन बना रहता है। माँ के साथ मिलकर बुआ ने अतिथियों के लिए कुछ विशेष व्यंजन बनवाने में सहायता की। मुझे तैयार कर बैठक में अतिथियों के सामने ले गईं। अतिथियों में लड़के के पिता व जीजा आए थे। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए। फिर पापा ने कहा, अब घर में जाओ। मैं बुआ के साथ बैठक से चली आई। पापा और अतिथि कुछ देर बैठकर बातें करते रहे। कुछ देर पश्चात अतिथि भी उठकर चले गए। लड़के वाले तो इसे पसंद कर गए हैं, पापा ने मम्मी व बुआ से कहा, जिसे मैंने अपने कक्ष से सुना। भैया, हमारी निवेदिता तो अच्छी है ही, उसे तो कोई भी पसंद कर लेगा। पढ़ाई भी अच्छी की है उसने। अब आपको भी लड़के व उसके घर को देखने जाना चाहिए। लड़की का ब्याह ठोक बजाकर अच्छे घर में करना चाहिए। बुआ ने पापा से कहा। हाँ, दीदी सही कह रही हैं। वो तो हमारी लड़की देखकर चले गए हैं। हमें भी उनके लड़के को, उनका घर द्वार, परिवार के बारे में देखना जानना चाहिए। मम्मी ने पापा से कहा। भैया देख लेना, लड़का नौकरी चाकरी वाला हो। नौकरी चाहे छोटी हो या बड़ी, 2 पैसा कमाने वाला लड़का होना चाहिए। लड़के के पास पैसा ना हो तो लड़की ससुराल में रहे या कारावास में, एक ही बात हो जाती है। भैंसा गाड़ी की तरह काम को खींचना और 2 रोटी खाकर पड़े रहना, यही जीवन रह जाता है लड़की का। बुआ ने बिना लाग लपेट के अपनी बात कही। ये कैसी बात कर रही हो पार्वती? जो लड़के देर से नौकरी पाते हैं वो भी तो अपने जीवन को संभाल ही लेते हैं, पापा ने कहा। भैया, आप मुझसे समझदार भी हैं और लड़की भी आपकी ही है। मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं अब सीधे निवेदिता के विवाह में ही आऊंगी। मैंने निवेदिता के ससुराल को बुरा नहीं कहा, बस यही तो कहा है कि ठीक से देख सुनकर विवाह के लिए आप हाँ कीजिएगा। लड़की के पिता हैं तो क्या आप लड़के वालों से दबकर रहेंगे? लड़की को भी दबाकर रखा जाएगा? कहती हुई बुआ अपना सामान ठीक करने में लगी थी। अच्छा भैया, हम चल रहे हैं। हम थोड़ा बोल दिए तो कोई बात नहीं। आप जानते तो हैं दूसरे के मामले में बोलने की मेरी आदत। जब भी कोई आवश्यकता हो फोन कर दीजिएगा, हम चले आएंगे, बुआ ने कहा और अपना छोटा सा थैला लेकर बाहर निकल गईं। अरे विपल्व, जल्दी आओ, बुआ को रिक्शा करा दो, उनका थैला पकड़ लो, माँ ने छोटे भाई से कहा। वो बुआ के पीछे तेजी से बाहर निकल गया। कोई घर में आए और कुछ दुनियादारी सिखाने की बात करे तो उसे ऐसे बोला जाता है? हमारी लड़की है, वो हमें कुछ करने से रोक थोड़ी रही हैं। समझा रही थी तो गलत क्या है? हमें जो करना है वो हम करेंगे ही।
मम्मी बड़बड़ाती हुई मेहमानों के चाय पानी वाले कप प्लेट धोने लगी। पापा भी ड्राइंग रूम के दीवान पर जाकर लेट गए। ये थी मेरे विवाह की पहली रस्म। मैं अपने कमरे में कुछ देर कुर्सी पर बैठी रही। कुछ देर पश्चात एक पुस्तक जो कि अभी आधी पढ़ी थी, पढ़ने लगी। अगले दिन सब कुछ सामान्य रहा। मेरे विवाह की कोई बात नहीं हुई। मम्मी ने शाम को फोन करके बुआ का हाल अवश्य पूछा कि वो ठीक से घर पहुंच गई ना। चूंकि बुआ नाराज होकर गई थी, अतः मम्मी ने बुआ का मन हल्का करने के लिए फोन किया। अन्यथा मम्मी इतनी शीघ्र फोन नहीं करती। घर के कार्यों की व्यस्तता में रहती हैं। परसों रविवार है। सोच रहा हूं कि शरद फूफा जी के साथ जाकर निवेदिता के ससुराल में सब कुछ देखभाल लूं। पार्वती सही कह रही थी। शाम की चाय पीने के पश्चात पापा ने मम्मी से कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक सोच रहे हो। वहां चले जाओ, घर देख लो, उनकी आर्थिक स्थिति, लड़के की कमाई आदि सब कुछ जान समझ लो। मम्मी ने कहा, ठीक है, शरद को फोन कर दें, परसों सुबह निकला जाए ताकि शाम तक वापस आ जाएं। पापा ने कहा। पापा ने फूफा जी को फोन कर दिया। फूफा जी ने पूछा कि वो कितने बजे बस स्टैंड पर पहुंच जाएं। पापा ने सुबह का समय बता दिया। मेरे बुआ फूफा मम्मी पापा के किसी काम को मना नहीं करते। रविवार को पापा सुबह 6 बजे तक घर से निकल गए। उन्होंने फूफा जी से फोन करके पूछ लिया। फूफा जी कुछ पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे। मैं सामान्य दिनों की भांति कॉलेज गई। कुछ देर के लिए लाइब्रेरी गई। मनपसंद कवि की कविता की पुस्तक पढ़ी। 3 बजे घर आ गई। पापा और फूफा जी अभी तक नहीं आए थे। भोजन करके मैं अपने कमरे में चली गई। अपने ब्याह की तैयारियों की ओर से ध्यान हटाने के लिए एक कविता लिखी। कविता पढ़ने और लिखने में मेरी रुचि है। मैंने देखा 6 बज रहे हैं, पापा अभी तक नहीं आए हैं। मैं पुनः कुछ लिखने लगी। 7 बजे पापा और फूफा जी घर आए। निवेदिता, पापा और फूफा जी के लिए चाय बना दो, नाश्ता भी रसोई में रखा है, उसे प्लेट में रखकर लाओ। मम्मी ने मुझे आवाज दी। मैं शीघ्रता से उठी, रसोई में गई, गैस पर चाय चढ़ाई, दूसरी ओर प्लेटों में नाश्ता रखने लगी। नाश्ते की सभी चीजें और चाय प्लेट में रखकर ड्राइंग रूम में देने गई। लड़के की पढ़ाई अच्छी है, देखने में भी अच्छा है, बीटेक किया है, जल्दी ही नौकरी में आ जाएगा। घर भी ठीक ही है, भरा पूरा परिवार है। पापा मम्मी को बता रहे थे। मैंने चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में प्रवेश किया और मम्मी पापा की बातचीत बंद हो गई। मैं बस इतना ही सुन पाई। मुझे अधिक सुनने की इच्छा भी नहीं थी। मम्मी पापा जो उचित समझेंगे वो करेंगे। चाय देकर मैं ड्राइंग रूम से बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में आ गई। फूफा जी व मम्मी पापा ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। कुछ देर पश्चात फूफा जी चले गए। मम्मी पापा भीतर आ गए। मैंने मम्मी पापा की ओर देखा। उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना था, ना ही मम्मी पापा की ओर से मेरी इच्छा पूछी गई। कॉलेज में जब से मैं लाइब्रेरी में जाने लगी थी, तब से मेरी रुचि साहित्य की ओर बढ़ती जा रही थी। यही कारण था कि स्नातकोत्तर में मैंने साहित्य विषय लिया। मम्मी पापा मेरे विवाह की बात कहाँ, कैसे और किससे कर रहे थे, उसमें मेरी रुचि नहीं थी। मैं शिक्षा और साहित्य से जुड़ रही थी। स्नातकोत्तर की फाइनल वर्ष की परीक्षाएं थी। घर में मेरे विवाह की तैयारियां चल रही थीं। मेरा उन तैयारियों में कोई योगदान नहीं था, ना ही किसी ने मुझसे कोई योगदान मांगा। मम्मी मेरी बुआ के साथ बाजार जाकर कपड़े लत्ते, गहने, बर्तन आदि लेकर आती। विवाह के समय पहनने के लिए लाए गए कपड़े, लहंगे, चूड़ियां, गहने आदि बुआ ने मुझे दिखाए। मैंने देखा, सब ठीक ही थे। जब चीजें ले ही ली गई थीं, तो पसंद नापसंद का प्रश्न भी तो नहीं था। वैसे भी सब कुछ मुझे ठीक लगा।
फरवरी माह प्रारंभ होने वाला था। अगले माह मार्च में मेरी परीक्षाएं होने वाली थी। सुनो, आज वहां से फोन आया था। लड़के के पिता कह रहे थे कि फरवरी में विवाह के कई अच्छे मुहूर्त पड़ रहे हैं। उनमें से देख सुनकर एक तिथि विवाह के लिए तय कर लिया जाए। उनका कहना था कि विवाह की सब तैयारियां पूरी हो ही गई हैं। पापा शाम को कार्यालय से आए और मम्मी से कह रहे थे, हाँ ठीक है, तिथि तय कर लेते हैं। आप और बहनोई जी चले जाएं और मिल बैठकर तिथि तय कर लें। चाहें तो वो लोग ही यहाँ आ जाएं और बात तय हो जाए। मम्मी ने पापा से कहा। मैंने उनकी बातें सुनी और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे मेरी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। पापा, मार्च में मेरे पेपर हैं। मेरी परीक्षा हो जाए तब मेरे विवाह की तिथि तय कीजिए। मैं स्नातकोत्तर तो पूरी कर लूं। मैंने पापा से कहा। मम्मी पापा का चेहरा देखने लगी। पापा कुछ सोचने की मुद्रा में दिखे और अपने कमरे में चले गए। पापा के पीछे पीछे मम्मी भी गई। हाँ ठीक है, मैं कल ही फोन कर दूंगा। परीक्षा के पश्चात विवाह की तिथि तय कर ली जाए। 1 माह की बात है, निवेदिता भी खुश हो जाएगी। स्नातकोत्तर पूरी करने की उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मैं फोन करके उन्हें बता दूंगा। पापा ने मम्मी से कहा। हाँ, बिटिया घर के काम तो करती ही है, पढ़ाई भी बहुत मन लगाकर करती है। उसकी सहेलियां आती हैं तो हमें बताती हैं कि निवेदिता उन सबसे अधिक नंबरों से पास हुई है। 1 महीने की बात है, वो तो यूं ही व्यतीत हो जाएगा। मम्मी ने कहा। मैं निश्चिंत हो गई कि परीक्षा दे सकूंगी। मेरा स्नातकोत्तर पूरा हो जाएगा। अगले दिन मैं कॉलेज गई, लाइब्रेरी गई। शाम को अच्छे मूड में घर आई। मम्मी कॉलेज की पढ़ाई आदि के बारे में पूछने लगी। सब ठीक है मम्मी, चलिए रसोई का काम कर लेते हैं, तब तक पापा आ जाएंगे। मैंने मम्मी से कहा। ठीक है बेटा, भोजन बना लेते हैं, कुछ ही देर में पापा भी आ जाएंगे। मम्मी ने कहा। अरे, ये लड़के वाले अपने आप को ना जाने क्या समझते हैं। डोरबेल बजी। पापा भीतर आए। आते ही उन्होंने कहा। क्या हुआ? मम्मी चिंतित हो गईं। कुछ नहीं, चाय बनाओ, कहकर पापा हाथ मुंह धोने वॉशरूम में चले गए। मम्मी चाय लेकर ड्राइंग रूम में चली गईं। हुआ क्या है जो तुम ऐसी बात कर रहे थे? मम्मी ने पापा से पूछा। कह क्या रहे हैं? लड़के का बाप सीधे कह रहा है कि लड़की आपकी बात नहीं मान रही, शुरू से नियंत्रण में नहीं रखा। उसकी बात सुनकर मेरी तो जान जल गई। मैंने भी उनसे कह दिया कि अरे कहीं और जाओ, कोई और लड़की देखो, मेरी बेटी जैसी तो कहीं पाओगे नहीं। तुम्हारे जैसे विचारों वाले घर में मुझे अपनी बेटी देनी नहीं है, कहकर मैंने फोन काट दिया। उसके पश्चात लड़के के पिता का फोन कई बार बजा, किंतु मैंने उठाया नहीं। लड़के का फोन 2 बार बजा। दूसरी बार में मैंने फोन उठाया। लड़के ने कहा कि पापा की बात का बुरा ना मानिए, मैं जानता हूं कि आपकी बेटी बहुत शालीन और प्रतिभाशाली है, जिसे मैं समझ रहा हूं। विवाह मुझे करना है, इसलिए अंकल आपसे मेरा निवेदन है कि पापा की बात का बुरा ना मानिए। लड़का अपनी बात पूरी कर पाता उसके पूर्व ही फोन में पीछे से उसके पिता की आवाज आई। रख फोन, कुछ कमाता तो ना जाने क्या करता, बाप की बात काट रहा है। और फोन कट गया। लड़के का फोन दोबारा नहीं आया। पार्वती दीदी सही कह रही थी कि नौकरी वाला लड़का देखना, नौकरी चाहे छोटी हो या बड़ी, किंतु लड़का 2 पैसे कमाने वाला ही ढूंढना। 2 पैसे हाथ में रहेंगे तो अपनी निर्णय लेने की क्षमता रखेगा। मम्मी ने कहा। हमारी बेटी किसी बेटे से कम है क्या? वो स्वयं नौकरी करेगी और तमाम लड़के उससे विवाह की इच्छा लेकर आएंगे। पापा ने कहा। मैं अपने कमरे में थी और मम्मी पापा की सभी बातों को सुना। पापा की बात सुनकर मेरे नेत्र भीग गए। यह सोचकर कि पापा को मुझ पर कितना विश्वास है, मैं उनके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। मेरा विवाह लगभग टूट गया था।
लड़के वालों की ओर से स्पष्ट उत्तर आने से पूर्व ही मेरी स्नातकोत्तर की परीक्षा पूरी हो गई। मैंने साहित्य विषय में ही स्नातकोत्तर किया था। अब मैंने कोचिंग कक्षा में प्रवेश ले लिया। पढ़ने और घर के कार्यों में मम्मी का हाथ बटाने के अतिरिक्त मेरा कोई काम नहीं था। अजीब हैं ये लड़के वाले। एक दिन शाम को कार्यालय से आते ही पापा ने मम्मी से कहा, लड़के के पिता का फोन आया। कह रहे थे कि लड़की विवाह के लिए मान गई। अब तो उसकी परीक्षा भी हो गई होगी। पापा ने कहा। आपने क्या कहा? मम्मी ने पूछा। मैंने पूछा कि आपके लड़के की नौकरी लग गई। हाँ हाँ, उसकी एक प्राइवेट और अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। लड़के के पिता ने बच्चों की भांति चहकते हुए कहा। ठीक है, मेरी बेटी मेरे नियंत्रण में है, अतः उससे पूछे बिना कुछ नहीं बता सकता, मैंने कहा और फोन रख दिया। ठीक कहा, निवेदिता पढ़कर नौकरी करना चाहती है। वो जो कहे वो करना है, मम्मी ने कहा। पापा मम्मी की बात से सहमत थे। पढ़ाई के साथ साथ मैं नौकरियों के फॉर्म डाल रही थी। कुछ ना कुछ लिखती भी रहती थी। निवेदिता की मम्मी, लड़के वाले तो बहुत परेशान कर रहे हैं। लड़के के पिता का फोन आया कई बार। आज तो लड़के का फोन आ गया। कह रहा था कि उसके पिता की बात का बुरा ना मानिए। उनका स्वभाव व बोली ठीक नहीं है। शादी मुझे करनी है। मुझे आपकी बेटी पसंद है। आपके आशीर्वाद से उसको सुख से 2 रोटी खिलाने योग्य मैं हो गया हूं। अब बताओ मैं क्या करूं? पापा मम्मी से कह रहे थे। मुझे तो लड़के वालों के रंग ढंग समझ में ही नहीं आ रहे हैं। एक बार उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर दूसरी बार शराफत वाली बात बोलते हैं। मम्मी ने कहा। लड़का तो बहुत रिरिया रहा था। कह रहा था कि शादी करेगा तो निवेदिता से, नहीं तो करेगा ही नहीं। बताओ क्या करें? पापा ने मम्मी से कहा। अब तुम समझ लो, निवेदिता से पूछकर ही कुछ करना, मम्मी ने कहा। मैं मम्मी पापा की सभी बातें सुन रही थी। इन बातों में, इन चर्चाओं में मेरे अपने कोई विचार नहीं थे। भले ही ये सभी बातें मेरे जीवन से संबंधित थी, किंतु मैंने सब कुछ मम्मी पापा पर छोड़ दिया था। मैं अपनी शिक्षा, नौकरी की तलाश व लेखन में मग्न थी। अब प्रतिदिन लड़का फोन कर रहा है। कह रहा है कि उसके घर के सभी सदस्य इस विवाह के लिए तैयार हैं। आप लोग तिथि तय कर लीजिए। मुझे निवेदिता के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। अब बताओ मैं क्या करूं? आज भी पापा कार्यालय से घर आए तो यही कह रहे थे। ऐसा करो, जब कुछ समझ में ना आए तो अगले अवकाश में ननद नंदोई जी को बुला लो। उनसे इस समस्या पर बात हो जाएगी। वे उचित राय देने में सहयोग करेंगे, मम्मी ने पापा से कहा। ठीक है, उनको फोन कर देंगे कि आने वाले संडे को वे दोनों आ जाएं, पापा ने कहा। संडे को बुआ जी फूफा जी के साथ आईं। सभी लोग पापा के कमरे में बैठे थे। उनमें क्या बातें हो रही थी मेरी जानने की इच्छा नहीं थी। मेरे माता पिता मेरे लिए जो अच्छा होगा वो ही करेंगे। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मन नहीं लग रहा था तो एक उपन्यास पढ़ने लगी, जो कुछ दिनों पूर्व ही लाइब्रेरी से निकलवा कर लाई थी। बुआ और फूफा को मम्मी ने शाम का भोजन कराकर जाने दिया। समय अपनी गति से चल रहा था। मैंने कुछ नौकरियों के फॉर्म भरे थे। उनमें से एक नौकरी का परिणाम आया, जिसमें मैं सफल हो गई, किंतु मेरा साक्षात्कार शेष था, जिसकी तिथि नहीं आई थी। निवेदिता, वो लोग जो तुम्हें देखने आए थे, तुम तो जानती हो बेटा कि उनके व्यवहार से परेशान होकर मैंने रिश्ता तोड़ दिया था। अब लड़का नौकरी में आ गया है। बार बार उसका फोन आ रहा है। कहता है कि विवाह करेगा तो निवेदिता से करेगा, नहीं तो विवाह ही नहीं करेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, हम उसे क्या उत्तर दें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पापा ने मुझसे पूछा। जैसा आप उचित समझे पापा। 2 दिनों पश्चात मेरा साक्षात्कार है और मुझे जाना है, मैंने पापा से कहा।
आज ही लेटर मिला है। पर्यटन विभाग के मुख्यालय में जाना है। मैंने पापा से कहा। मेरी बात सुनकर पापा चुपचाप वहां से चले गए। मैंने मम्मी के साथ रसोई में थोड़ा हाथ बटाया। मम्मी ने कहा कि जाकर साक्षात्कार की तैयारी करो, तो मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे विवाह का जो भी निर्णय हुआ हो, घर में मुझे उन बातों से कोई लेना देना नहीं था। बस मुझे आजकल की ऋतु बहुत अच्छी लगने लगी थी। अक्टूबर माह प्रारंभ हो चुका था। हल्के कोहरे की चादर ओढ़कर निकलता सवेरे का सूर्य, पर्वों की सुगंध से भरी हुई सांझ घने वृक्षों से होकर शनै शनै धरती पर उतरती। मैं घर की छत से ऋतुओं के बदलते रूप का आनंद लेती। दिन का मौसम भी कम मनोरम नहीं होता। मेरे घर की छत से दिखाई देते कुछ बचे खुचे खेतों की मेड़ों पर लहराते कांस के असंख्य उजले गुच्छे ऐसे प्रतीत होते मानो धरती पर नहीं, आसमान में श्वेत बादलों में हरी धूप के साथ उड़ रहे हैं। घर की छत पर लगे रंग बिरंगे पुष्पों पत्तियों पर भोर में श्वेत ओस की बूंदें मोतियों की भांति चमकती। हल्की धूप की किरणों की चमक आते ही वे छुप जाती, पुनः अगले दिन की भोर में आने के लिए। कुछ वर्ष पूर्व इन स्थानों पर खेत ही खेत थे। अब तो खेत समाप्त होते जा रहे हैं और इन स्थानों पर घर बनते जा रहे हैं। फिर भी कुछ प्राकृतिक सौंदर्य शेष है जिसे देखकर हृदय पुलकित हो जाता है। युवा विद्यार्थी दिनों के ऐसे ही मनोरम क्षणों में मेरे दिन व्यतीत हो रहे थे। मैं अपना अधिकांश समय और ध्यान पढ़ाई पर दे रही थी। वार्षिक परीक्षा का परिणाम आने के पश्चात निवेदिता के विवाह की तिथि तय करनी होगी। लड़का कह रहा है कि वो निवेदिता को खुश रखेगा। आज ही लड़के का फोन आया है। पापा मम्मी से कह रहे थे। उसके माता पिता निवेदिता के साथ कहीं बुरा व्यवहार करें तब हम क्या करेंगे? मम्मी ने चिंतित होते हुए पूछा। लड़के से मैंने पूछा तो वो कह रहा था कि निवेदिता को किसी प्रकार से परेशानी हुई तो उसे लेकर वो अलग रहने चला जाएगा। वो यह भी बता रहा था कि इस समय उसके माता पिता सभी निवेदिता से विवाह करने के लिए तैयार हैं। पापा ने कहा। अप्रैल में मेरा विवाह हो गया। मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी थी। नौकरी का एक साक्षात्कार भी दे चुकी थी जिनका परिणाम आना शेष था। ससुराल के दिन वैसे ही कट रहे थे जैसे अपनी सहेलियों से सुना था, कुछ खट्टे कुछ मीठे। मम्मी के घर आती तो वापस ससुराल जाने का मन नहीं होता, किंतु वही मेरा अपना घर था। यहाँ तो सब कुछ पराया था, अतः माता पिता को विदा करना ही होता और मुझे जाना ही होता। 5 माह ससुराल आए हो चुके थे। अब मैं दूसरी बार मम्मी के घर जाने वाली थी। 2 दिनों पश्चात मुझे जाना था। अवसर था भैया दूज का। मैं अपने कुछ कपड़े और आवश्यक वस्तुएं पैक कर चुकी थी। शाम को हर्ष मेरे पति समय से कार्यालय से घर आ गए। क्या हुआ? आज कार्यालय में काम कुछ अधिक था क्या? हर्ष का उतरा चेहरा देखकर पानी का ग्लास पकड़ाते हुए मैंने पूछा। नहीं, हर्ष ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तो आज चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैंने कहा, क्योंकि मैंने महसूस किया कि जैसे हर्ष के चेहरे की पूरी ऊर्जा किसी ने निचोड़ ली है। तुम्हें हर समय मेरा मजाक उड़ाना अच्छा लगता है? मैके जाने की खुशी मना रही हो तो उसे ही मनाओ, मुझसे कोई बात ना करो। हर्ष ने बेरुखी से कहा। मैं अचंभित थी। इस प्रकार की बात तो मैं हर्ष से बहुत कम करती हूं। आज ना जाने कैसे उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बोल दिया। रात तक इस रहस्य से पर्दा उठ ही गया जो हर्ष मुझसे छुपा रहा था। जब से बहू आई है तब से कोई अच्छी बात घर में नहीं हुई। हट करके इसने इस लड़की से विवाह कर लिया। आज उसकी रही सही नौकरी भी छूट गई। ड्राइंग रूम में ससुर से बातें कर रही अपनी सास के स्वर सुनकर मैं पत्थर की भांति जम सी गई।
मेरे 2 दिन ससुराल में किस प्रकार कटे, इसे मैं ही समझ सकती हूँ। हर्ष ने मुझसे 1-2 शब्दों हाँ हूं के अतिरिक्त कोई बात नहीं की। तैयार हो जाओ, तुम्हें मायके जाना है। मैं चलकर बस में बैठा दूंगा। हर्ष ने ऐसे कहा जैसे उसकी नौकरी मेरे कारण चली गई। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? नहीं। और हाँ, जब जी चाहे आ जाना। अधिक दिन रुक जाओगी तो भी कोई बुरा नहीं मानेगा। हर्ष ने कहा। मैं अपनी स्थिति समझ गई। हर्ष मुझे बस में बैठाकर घर चला आया। भरे मन से मैं माँ के घर पहुंची। बेटी, तुम अकेले आ गई? दामाद जी साथ नहीं आए? मम्मी ने मेरा बैग अंदर कमरे में रखते हुए पूछा। माँ के प्रश्न का कोई उत्तर मैंने नहीं दिया। निवेदिता, हाथ मुंह धोकर भोजन कर लो बेटा। तत्पश्चात थोड़ा आराम कर लो। और हाँ, 2 दिन पूर्व तुम्हारा एक लिफाफा आया है। मैंने सोचा कि भैया दूज में आओगी तो ले लोगी, इसलिए भेजा नहीं। कहकर मम्मी ने एक भूरे रंग का बंद लिफाफा मेरे हाथों में पकड़ा दिया। निराश मन से मैंने लिफाफा पकड़ लिया, यह सोचकर कि किसी परीक्षा का बुलावा होगा। लिफाफा खोलकर देखा तो सहसा विश्वास नहीं हुआ। मेरी नौकरी का नियुक्ति पत्र था। क्या है बेटा? मेरे चेहरे के बदलते भावों को देखकर मम्मी खुश लग रही थी। मम्मी, भूख लग रही है, पहले भोजन कर लूं फिर बताती हूँ। मम्मी से कहकर मैं हाथ धोने वॉश बेसिन की ओर बढ़ गई। मैंने सोचा कि पहले अपने आंचल में खुशियों को भर तो लूं। ससुराल से बाहर दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने के बारे में स्वयं को दृढ़ तो कर लूं। अपने पति की उस बात का उत्तर तो सोच लूं कि जब तक चाहे मायके में रहना। और सबसे मुख्य बात यह है कि मेरे ही माता पिता द्वारा मुझे अपने पति से दब कर रहने, उसका सम्मान करने, उसकी किसी बात का उत्तर ना देना तथा जैसे भी बन पड़े उसके साथ जिंदगी निभाना। और यदि उसकी इच्छा है कि मैं नौकरी ना करूं, तो मैं उसकी यह इच्छा भी मानूं। अपने माता पिता के प्रश्नों के समुचित उत्तर ढूंढने का समय यही था। ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा थी मेरे सिर पर कि मम्मी ने यह पत्र मेरे ससुराल के पते पर रीपोस्ट नहीं किया। मैं भोजन करती जा रही थी। साथ ही मेरे मन में विवाह के पूर्व से लेकर अभी मम्मी के घर आने तक सभी ससुराली जनों का व्यवहार स्मरण आ रहा था। सबसे अधिक मेरे हृदय पर चोट करने वाला व्यवहार मेरे पति का था। मैंने भोजन समाप्त किया और मम्मी के साथ उनके रूम में आकर बैठ गई। मम्मी मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखकर मुस्कुरा रही थीं। मम्मी, मुझे नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र आया है। जहां मेरी नौकरी लगी थी उस शहर का नाम बताते हुए मैंने मम्मी से कहा। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। दामाद जी को सूचना दे दो। जैसी उनकी इच्छा हो वैसा करो। मम्मी ने कहा। उससे क्या पूछना? पढ़ाई मैंने की, परिश्रम मैंने किया, नौकरी उसकी इच्छा से करूंगी। उसकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं करूंगी। मैंने मम्मी से कहा। तुम्हें नौकरी करने को मना नहीं कर रही हूं, बस दामाद जी से पूछने को कह रही हूं। मम्मी ने कहा। वो सब बातें छोड़ो, कल ही मैं ये नौकरी ज्वाइन करूंगी। मेरी बात सुनकर मम्मी मेरा मुंह ताकने लगी। मम्मी, तुम उस दामाद से पूछने को कह रही हो जिसकी नौकरी छूट गई है? नौकरी छूट गई है तो कोई बात नहीं, इंसानियत भी खत्म हो गई है। मैं जब वहां से चलने लगी तो कहने लगा कि जितने दिन चाहो माँ बाप के घर रहना। मुझे बस में बैठाकर चला गया, यहां तक पहुंचाने भी नहीं आया। कहो तो पूछ लूं, मुझे नौकरी करनी है या नहीं? कहकर मैंने मम्मी की ओर देखा। मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे की पूरी प्रसन्नता ऐसे उड़ी जैसे जीवन में कभी मुस्कुराई ना हो। अगले दिन पापा के साथ जाकर मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। बेटा, तुम आराम से चिंता रहित होकर नौकरी करो, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम खुश रहो, अपने परिश्रम से तुमने जो कुछ हासिल किया है उसकी खुशियां मनाओ। पापा मेरे साथ बस में बैठे थे और मुझे समझा रहे थे। कदाचित
मम्मी ने उन्हें सारी बातें बता दी थीं। पापा की बातें मैं सुन रही थी। अब मुझे समझ में आया कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता को क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है। मैं आधे घंटे का सफर बस में तय करने के पश्चात कार्यालय में थी। शाम को तुम्हें लेने आ जाए बेटा? पापा ने पूछा। नहीं पापा, मैं आ जाऊंगी। मैं आपकी बड़ी बेटी हूं और मुझे बड़ों की तरह रहना होगा। जहां आपके सहारे की आवश्यकता होगी, वहां मैं आगे बढ़कर सहारा मांगूंगी, मैंने पापा से कहा। पापा मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे पर गर्व के भाव थे। ज्वाइनिंग करने के पश्चात मैं नियमित रूप से कार्यालय जाने लगी। 2 सप्ताह व्यतीत हो गए। ससुराल से किसी का फोन नहीं आया। मेरे पति ने कभी हाल नहीं पूछा। सहसा एक दिन मेरे पिता के पास मेरे ससुर का फोन आया। उन्हें बहुत शिकायत थी कि बहू को नौकरी करा रहे हैं और उन्हें बताया नहीं। वे यह भी कह रहे थे कि बहू के वेतन के बारे में भी कोई जानकारी हम लोगों ने उन्हें नहीं दी, आदि आदि। पापा, आप उनसे स्पष्ट कह दीजिए कि मुझे उनसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना। इंसान को परखने के लिए पूरी उम्र बर्बाद करने की आवश्यकता मैं नहीं समझती, मैंने पापा से कहा। तुम्हारी बात सत्य है, हम सब तुमसे सहमत हैं, किंतु लड़के ने तो कुछ नहीं कहा। पापा ने मुझे ससुराल वालों के पक्ष में समझाना चाहा। पापा, मैं बार बार कह रही हूं, उसकी नौकरी छूटने से मुझे समस्या नहीं है। आपका दामाद मुझे समझा सकता था। मैं उसकी विवशता समझती, उसका साथ देती, किंतु उसकी बातों से प्रतीत हो रहा था कि इन स्थितियों की उत्तरदायी मैं हूं। मैं ऐसे आदमी के साथ जीवन बर्बाद नहीं कर सकती जिसने विवाह के पहले कहा था कि बुरे समय में वो मेरे साथ रहेगा। वो साथ क्या रहेगा जो स्टेशन पर छोड़कर मुझे चला गया। मेरा मूल्यांकन मेरी नौकरी और सैलरी देखकर लगाएंगे। मैं बिकाऊ नहीं हूं पापा। अच्छा या बुरा जैसे भी हो, मैं अपना जीवन संभाल लूंगी। एक बार मैंने आप सबकी बात मानकर विवाह कर लिया था। अब प्लीज पापा, आप मेरी बात मान लीजिए, मुझे भी थोड़ा जी लेने दीजिए, मैंने पापा से कहा। मम्मी भी वहीं थी। मेरी बात सुनकर पापा खामोश हो गए। मम्मी रोने लगी। हमने अपनी बेटी को किस मुसीबत में ढकेल दिया। विवाह के लिए उसने कुछ नहीं कहा तो हमने भी उसकी इच्छा नहीं पूछी। इतनी प्रतिभाशाली बेटी को हमने किन असभ्य लोगों के हाथों में सौंप दिया। कहते कहते मम्मी रोती भी जा रही थी। रो नहीं मम्मी, उनके कारण तुम्हारी बेटी का साहस कम नहीं हुआ है। मैं ठीक हूं। अब मुझे कुछ खाने को दे दो, भूख लग रही है। सुबह समय से कार्यालय जाना है, मैंने मम्मी से कहा। भोजन कर मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बैठकर सोचती रही। फिर मैंने डायरी निकाली। आज बहुत दिनों बाद कुछ लिखने की इच्छा हो रही थी। मैंने एक कविता लिखी। विवाह के पश्चात जो साहस ससुराल में टूटा है, वो अपनी पूरी वो पीड़ा जिससे मेरा हृदय इस समय पूरी तरह डूबा है, वो सब कुछ मैं अपनी लेखनी में उतार देना चाहती हूँ। मैंने मम्मी से कहा है कि मैं साहसी हूं, तो अब मुझे साहसी बनकर दिखाना है। मैंने अपनी डायरी और पेन की ओर देखा और मन ही मन कहा कि कोई और हो ना हो, तुम मेरे साथ हो ना। अपनी भावनाएं पन्नों पर उतारने लगी। मन हल्का हो गया। मैंने डायरी और पेन मेज पर रखकर दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। मेरे निद्रा मग्न होने का समय हो रहा था। अगली प्रातः समय पर उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना था। हर कहानी की तरह नीरजा हेमेंद्र जी की ये कहानी भी एक प्रेरक अंत के साथ खत्म होती है। बेटियों को पढ़ाइए ताकि शादी के बाद वे सहन नहीं, निर्णय करना जाने। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। फिर आऊंगी एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।